नमस्कार, गुड न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की वर्दी उनसे छीन ली जाती है, वो भी एक गुमनाम शिकायत पर। पिता इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहते हैं, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। बेटे से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती, और फिर वही बेटा एक दिन एक कसम खाता है। कसम अपने पिता की वर्दी और खोई हुई इज्जत उन्हें वापस दिलाने की। और अपने इसी कसम को पूरी करने के लिए बेटा वकालत की पढ़ाई करता है और एक दिन वकील बन जाता है। यहाँ ना इस वक्त कोई चुनाव हो रहा है, न शादी, न सगाई, न कोई और जश्न। ये ढोल ताशे, फूल मालाएं और स्वागत में खड़े ये तमाम लोग एक खास नौजवान, एक बेटा, एक भाई और एक वकील का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये देख रहा माहौल 12 लंबे सालों बाद इस घर के दरवाजे पर खुशियों ने दस्तक दी है। 12 लंबे सालों बाद इस घर की खोई इज्जत, मर्यादा और घर के मुखिया की वर्दी लौट रही है। वो वर्दी जिस पर तोहमत लगाकर कुछ लोगों ने इस घर के मुखिया से छीन ली थी, और उसी के साथ छीन ली गई थी इस घर की सारी खुशियाँ, सारे सपने, सारी उम्मीदें। आज उन्हीं खुशियों को लौटाने वाले का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच फूल मालाओं के साथ इस भीड़ में एक माँ भी है, एक बाप भी और एक बड़ा भाई भी। और ये है इस घर का सबसे छोटा लाडला एडवोकेट अभिषेक पांडे। वो बेटा जिसने अपने पिता की खोई मर्यादा और वर्दी वापस दिलाने के लिए अपने सपनों को मारकर एक प्रण लेता है। प्रण ये कि वो अपने पिता को वापस पुलिस की वर्दी पहनाने के लिए खुद वकील बनेगा और खुद ही कोर्ट में उनके मुकदमे की पैरवी करेगा। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है जब अभिषेक जबलपुर हाई कोर्ट से अपने पिता का मुकदमा जीतने के बाद पहली बार घर लौट रहा है। ये वो कहानी है जो आज के इस दौर में हर माँ बाप और उनके बच्चों के लिए एक मिसाल है। आज जब बहुत से बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेजने पर तुले हैं, ऐसे में एक बेटा अपने हर सपने को मारकर कैसे अपने माँ बाप और अपने घर की खुशियाँ वापस लाता है, ये तस्वीर उसी की बस झलक भर है। इस जश्न की अहमियत को समझने के लिए हमें 12 साल पहले जाना होगा। ये घर मिथिलेश पांडे जी का है। मिथिलेश पांडे मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल है। ये उनका परिवार है। मिथिलेश पांडे की पत्नी और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा अविनाश पांडे और छोटा बेटा अभिषेक पांडे। बात 2013 की है। तब मिथिलेश पांडे शहडोल के अनूपपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड थे। उसी वक्त पुलिस विभाग को एक गुमनाम शिकायत मिलती है। शिकायत ये थी कि मिथिलेश पांडे ने 1,98,000 रुपए का एक प्लॉट खरीदा है और उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। एक झूठी कंप्लेन फिर से आती है। इनके पास ट्रक है, इनके पास स्कॉर्पियो है, इनके पास एक अनूपपुर में प्लॉट है। सर 8-10 साल 12 साल की आई थिंक 94 में पापा की ज्वाइनिंग हुई थी। आदमी 1,98,000 का प्लॉट तो खरीद सकता है। उसमें उन्होंने पापा के खिलाफ चार्जेस लगाए कि आपने अपने विभाग को और को कि आपने आपके पर ट्रक में पनिशमेंट पा चुका है, अपने आचरण में सुधार नहीं किया, आपको स्कॉर्पियो आपने खरीदा। सर जबकि हमारे पास स्कॉर्पियो कभी था ही नहीं। शिकायत गुमनाम थी। शिकायत भेजने वाले ने जो पता भेजा था वो भी फर्जी था। मिथिलेश पुलिस विभाग को ये सफाई भी दे चुके थे कि उन्होंने 1,98,000 का प्लॉट बैंक से लोन लेकर खरीदा था और उनके पास कोई स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस विभाग ने एक तरफा जांच के बाद मिथिलेश पांडे को सस्पेंड कर दिया। झूठी एक शिकायत किसी ने कर दिया, गुमनाम शिकायत, तो उसी में उन लोगों ने विभागीय जांच के लिए फिर से एक नोटिस दिया। उसमें सिग्नेचर तक नहीं था
और सिग्नेचर ना होने के साथ उसका एड्रेस लिखा था। जब इन्होंने ही, जब विभाग ने ही जब उन्हें नोटिस भेजा कि आप आइए अपना बयान दीजिए, तो ऐसा वहाँ पे लिख के आया कि पते में संजय अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। दैट हम लोग इसको सर लॉ के लैंग्वेज में बोलते हैं एनोनिमस कंप्लेंट, गुमनाम शिकायत। तमाम सफाई के बावजूद बिना किसी ठोस सबूत के एमपी पुलिस विभाग ने मिथिलेश पांडे को सस्पेंड करने के कुछ वक्त बाद ही नौकरी से सीधे बर्खास्त कर दिया। असल में बर्खास्तगी से पहले मिथिलेश को पुलिस विभाग के सामने एक तय तारीख पर फिर से बुलाया गया था, लेकिन उस तय तारीख पर मिथिलेश पांडे बीमार थे। वो विभाग के सामने पेश नहीं हो सके। उन्हें अगली तारीख देने के बजाय पुलिस विभाग ने सीधे उन्हें टर्मिनेट यानी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मेरे पापा का समय तबीयत खराब था, मेडिकल सर्टिफिकेट्स भेजा कि सर मैं अभी अनवेल हूँ, थोड़ा इसको पोस्टपोन कर दीजिए, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा विभागीय जाँच, मैं नहीं पार्टिसिपेट करूँगा। बट इट वाज डन इंटेंशनली मैनर, सब इंटेंशनल मैनर में हुआ। पापा को सर टर्मिनेट कर दिया 2013 में। एक मिथिलेश पांडे अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। नौकरी जाते ही पूरे घर पर पहाड़ टूट गया। दोनों बेटे तब पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा बेटा बीटेक कर रहा था। बीटेक के बाद उसे एमटेक करना था। गेट का इम्तिहान देना था, जिसकी फीस काफी ज्यादा थी। छोटा बेटा अभिषेक तब 7वीं में था। स्कूल की फीस ज्यादा थी, इसीलिए मिथिलेश पांडे ने दोनों को दूसरे स्कूल में डाल दिया। हमारे पापा जब टर्मिनेट हो जाते हैं, मेरा बड़ा भाई भोपाल में बीटेक कर रहा था। और बीटेक की पढ़ाई सर उसमें बहुत महंगी थी, 60-65-70 हज़ार उसकी फ़ीस थी। और अचानक पापा की नौकरी ना रहना, और मेरा भी उस समय क्लास 10th का ही मेरा एग्ज़ाम ही कंप्लीट हुआ था, लास्ट डे था, एसएसटी का पेपर था मेरा। सर जब मैं 11-12 तो चली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन 11-12 अपन कैसे करके पढ़ लेते हैं, बट मेरे भाई को दिक्कत हुआ। इधर बर्खास्तगी के खिलाफ मिथिलेश पांडे ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, पर वो याचिका भी कानून के ढेरों फाइलों के बीच कहीं दबी रही। मिथिलेश पांडे छोटा मोटा काम करके घर चलाने की कोशिश कर रहे थे। पिता की हालत देखकर बड़ा बेटा अविनाश बीच में ही पढ़ाई छोड़ने का फैसला करता है और पिता का हाथ बटाने के लिए नौकरी करने लगता है। मेरे भाई को दिक्कत हुआ, बट मेरे भाई उस समय सर डिश टीवी का बहुत वो चल रहा था, तो मेरा भाई, बड़ा वाला भाई सर जो श्री अविनाश पांडे हैं सर, वो भोपाल में डिश टीवी का काम किया करते थे। खुद से अपनी कॉलेज की फ़ीस भरा उस भाई ने हमारे। बट हमारे भाई को वहाँ पे नहीं मिला था सही सॉफ्टवेयर था, तो उसने सर छत्तीसगढ़ में सर एक सैनिक माइनिंग एक कंपनी है रायगढ़ में, आई थिंक कोरबा में। तो सैनिक माइनिंग में चले गए थे, तो उनकी 15,000 सैलरी हो गई थी। तो मुझे भी देख रहे थे और थोड़ा घर में भी अपनी जो होती है, जो सारी चीज़ें अपनी देखा करते थे। तब अभिषेक 12वीं में था। वो तब एक पुलिस अफसर बनना चाहता था, पर वो चाहता था कि वो अपने पिता से बड़ा अफसर बने। यही उसका सपना था। एक्चुअली मेरा अभी मन था पुलिस में जाने का, क्योंकि पापा को देख के, पापा कांस्टेबल, बट मुझे थोड़ा उसे ऊपर जाना था, हायर उनके सोचा था 2 स्टार या 3 स्टार लगता हमारे ऊपर भी, बट सर उसके बाद मैंने सोचा नहीं। लेकिन नौकरी जाने के बाद घर में पिता को इस तरह टूटते देख एक रोज अचानक अभिषेक ने फैसला किया कि अब वो पुलिस में नहीं जाएगा, बल्कि अपना सपना अपने पिता को उनकी खोई हुई वर्दी दिलाकर पूरा करेगा। और इसके लिए उसने वकील बनने की ठान ली। मुझे पता था कि वकील बन के ही मैं पापा को न्याय दिला सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता, ऑल्दो वकील बनना था कि न्याय अपन जितना, क्योंकि मुझे देरी लग रही थी। अब और मुझे ये नहीं पता था कि अगले साल हो जाएगा कि उसके अगले साल हो जाएगा। तो मैंने सर BLLB की ही तैयारी करी थी। मैं 11वीं के बाद से सर मुझे वकालत करने का ही मेरे को सर वो था। अभिषेक ने भोपाल में LLB यानी कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। पहले साल का पूरा खर्चा बड़े भाई ने उठाया। फिर अगले साल से पढ़ाई के साथ साथ फीस का खर्चा निकालने के लिए अभिषेक ने भी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया। तो मुझे भी देख रहे थे और थोड़ा घर में भी अपनी जो होती है, जो सारी चीज़ें अपनी देखा करते थे। फिर मुझे लगा कि भाई 15,000 की सैलरी तो बहुत कम है, वो अपना खुद चलाए, मुझे देखे। सर मुझे भी फिर इनिशिएटिव लेना पड़ा।
मैं सर, अगर आपने सुना होगा मैजिक हॉलीडेज़, जो टाइम स्क्वायर की कंपनी है, मैंने मैजिक हॉलीडेज़ में सर सबसे पहले जॉब के लिए बोला कि मेरे को जॉब करना है। तो मैं सर प्रमोटर में जॉब करने के लिए गया मैजिक हॉलीडेज़ में। तो वहाँ पे सर फ्री कार वॉश का कूपन दे के सर अपन क्लाइंट के नंबर ले लेते हैं। वो जो अपना प्रमोटर का काम होता है, बस क्लाइंट से नंबर लेना था। तो मैंने पेट्रोल पंप में भी मैंने काम किया सर, पेट्रोल पंप में कार वॉश का देखे हुए। और मैंने डीवी मॉल, अगर आपने नाम सुना होगा जब भोपाल में, तो डीवी मॉल में सर मैंने वहाँ पे एक स्टॉल में मैंने काम किया 1 साल, लमसम 1-1.5 साल। फिर मैंने सर बजाज कैपिटल में सर मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। फिर वहाँ से जो भी मेरी सैलरी आती थी, मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भरा करता था, अपने घर को दिया करता था। धीरे धीरे वक्त बीता और आखिरकार 2023 में अभिषेक वकील बन गया। वकील बनते ही उसने जबलपुर हाई कोर्ट में उन वकील साहब के अंडर प्रैक्टिस शुरू कर दी जो अब तक उसके पिता का केस देख रहे थे। जो हमारे पिताजी के वकील थे श्री महेंद्र पटेरिया सर, मैं उन्हीं के ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। उन्होंने सर मुझे बहुत समझाया, बहुत सिखाया, और उन्हीं के मार्गदर्शन से और श्री राजगौरव तिवारी सर के और श्री आकाश चौधरी सर के ही मार्गदर्शन से सर मैंने सर पापा का केस हैंडल करना स्टार्ट किया। अभिषेक चाहता तो वो क्रिमिनल केस की भी प्रैक्टिस कर सकता था, मगर उसे पता था कि वो वकील क्यों बना है। बस इसीलिए उसने सर्विस से रिलेटेड केसेस पर काम करना शुरू कर दिया। सर्विस मैटर मैंने सीखा कि सर्विस मैटर का होता क्या है। कुछ दूसरे केसेस लिए मैंने सर, बहुत मेहनत किया सर्विस मैटर में। अच्छे मेरे सर हाई कोर्ट में कलीग्स हैं, मैंने उनसे सीखा कि व्हाट इज़ सर्विस मैटर। क्योंकि सर वकालत करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटी दिया जाता है क्रिमिनल मैटर में, क्योंकि वो थोड़े इजी रहते हैं। बेल मैटर हो गए, नॉर्मल हो गए, लेकिन मैं बेल करते करते सर मैं सर्विस मैटर में पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि सर्विस से सर मेरी पूरी कैरियर जुड़ा था, मेरे परिवार का लाइफ जुड़ा हुआ था, उम्मीद जुड़ी हुई थी। बेटा वकील बन चुका था, लेकिन पिता का केस अब भी जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहा था। इस दौरान अभिषेक ने अपने पिता के केस की पूरी फाइल लगभग घूट कर पी चुका था। केस की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने के काम में लगा था। फिर जब उसे यकीन हो गया कि अब वो अपने पिता का केस बेहतर ढंग से हैंडल कर सकता है, तब उसने जबलपुर हाई कोर्ट में सालों से लंबित पड़े अपने पिता की याचिका की सुनवाई के लिए अर्जी डाली। जब अदालत में पहली बार इस केस पर जिरह शुरू हुई, तो जिन वकील साहब के अंडर में अभिषेक प्रैक्टिस कर रहा था, खुद उन्होंने आगे बढ़कर अभिषेक से कहा कि ये तुम्हारा केस है, तुम्हारे पिता का केस है, तुमसे बेहतर इसे कोई नहीं लड़ सकता, इसीलिए ये केस तुम खुद लड़ो। तुम अपने सीनियर के साथ खड़ा हुआ, सीनियर ने बोला कि अभिषेक तुम्हारा मैटर है, तुम बहस करो। सीनियर बगल में हमारे खड़े हो गए। मैंने सर आर्गुमेंट करना स्टार्ट किया। Referring para number 32 and 33 of trial court findings abstracts that a field with no right। अभिषेक ने मशहूर हिंदी फिल्म मुन्ना भाई MBBS कई बार देखी थी। उसे उस फिल्म का एक सीन और डायलॉग अच्छी तरह याद था, जब बोमन ईरानी ये कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर अपने बेटी का ऑपरेशन कर रहा हो तो उसके हाथ कांपते हैं। हाथ पैर तो कांपते हैं सर। जब पर्सनल केस अगर आप करते हैं तो आपका एग्रेशन भी आ जाता है कि जब अपनी बात नहीं मानी जा रही है, चाहे सरकारी वकील के द्वारा चाहे जज साहब के द्वारा, तो अपन को गुस्सा आने लगता है कि अरे यार मेरे बीच में क्यों नहीं हो रहा। अभिषेक को अच्छी तरह पता था कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, उसके पूरे परिवार की जिंदगी, उनकी खुशियाँ, उनकी इज्जत और सबसे बड़ी बात पिता की वर्दी का सवाल है। इस एक केस के हारने का मतलब था 12 साल की सारी उम्मीदों का दम तोड़ देना। वैसे भी अभिषेक के पिता मिथिलेश पांडे कब का उम्मीदों का दामन छोड़ चुके थे। मेरे पापा सर उम्मीद हार चुके थे, मतलब मुझे न्याय नहीं मिलेगा। बोले पापा रुकिए, थोड़ा सा मुझे मेहनत करने दीजिए, समझने दीजिए कि चीज़ें क्या होती है सर्विस मैटर में। पापा बोले ठीक है कर लो, होना जाना कुछ है नहीं उसमें, मुझे न्याय अब तो बहुत लेट हो गया है, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो चुके थे उस समय। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, इस परिवार की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का दिन। तमाम सुनवाई के बाद अब अदालत को अपना फैसला सुनाना था। पूरा परिवार फैसले के दिन गांव में था, अकेला एडवोकेट अभिषेक पांडे कोर्ट के अंदर।
Upon report, the prosecution registered a crime. 27 मई 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाती है और इस एक फैसले के साथ एक बेटा अपने पिता को उसकी सारी खुशियाँ, खोई हुई इज्जत और उतार ली गई वर्दी सब कुछ लौटा देता है। वो फीलिंग्स तो सर मैं सिर्फ बयां तो नहीं कर पाऊँगा, बस फील ही कर पाता हूँ। अभी भी सर मेरे आँख में नम हो जाते हैं। ऑल दो सर मैं बहुत बोल्ड आदमी हूँ, मैं रोना मैं विश्वास नहीं करता। बट सर उस दिन सर मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ था कि भले सर वो कांस्टेबल है, बहुत छोटी पोस्ट है, लेकिन सर उनके आँख में जो प्राउड वाले जो वो था, वो देख के सर मतलब ऐसा लगा कि मैंने कुछ छोटा काम नहीं किया है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। 12 साल बाद इस फैसले के साथ लगा कि अब सब कुछ बदल गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब भी मिथिलेश पांडे और उनकी वर्दी के बीच कुछ दूरियां थी। कुछ लोग अब भी दुश्वारियां पैदा कर रहे थे। अभिषेक का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, अब उसे एक और लड़ाई लड़नी थी। शहडोल से रवि शुक्ला के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। पिता के लिए वकील बना बेटा मुकदमा तो जीत जाता है, पर कसम अभी भी अधूरी थी, क्योंकि पिता को वर्दी अभी वापस नहीं मिली थी। अदालत के फैसले के बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट वर्दी लौटाने को तैयार नहीं था। बेटे को अब एक बार फिर से उसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और उसके बाद जो कुछ होता है वो हर माँ बाप और बच्चों के लिए मिसाल बन जाता है। जबलपुर हाईकोर्ट मिथिलेश पांडे की बहाली का फैसला सुना चुकी थी, लेकिन एमपी पुलिस अब भी मिथिलेश को उनकी वर्दी वापस देने के मूड में नहीं थी। अब पुलिस विभाग की कार्रवाई के नाम पर मिथिलेश की बहाली की फाइल एक अफसर से दूसरे अफसर के दफ्तर के चक्कर काटती रही। हमने एक नए एसपी साहब आए, हमने सोचा कि उनसे उम्मीद लगाएं कि आईपीएस है, डायरेक्ट आईपीएस है। उनके पास गए, उन्होंने समझाया सर ये केस है, बट उन्होंने एक्चुअली क्या प्रेशर होता है सर, उन्होंने वापस टर्मिनेट कर दिया। वापस उच्च न्यायालय गए सर, तो उच्च न्यायालय ने बोला कि ये तो प्रोसीजर पहले से स्टार्ट है, आप फिर से जाइए अपनी अपील अधिकारी के पास। अपील किया सर हमने आईजी साहब के पास। आईजी साहब ने क्या किया, डीआईजी साहब को भेज दिया, क्योंकि एएसआई तक की सर एमपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट में अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं डीआईजी, तो डीआईजी साहब के पास भेज दिया। दरअसल बात सिर्फ मिथिलेश को ड्यूटी पर वापस लेने की नहीं थी, बल्कि नौकरी पर बहाली का मतलब था कि मिथिलेश को पिछले 12 सालों की तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, जो इन 12 सालों में 50 लाख से ज्यादा बैठती है। पापा रिइंस्टेट हो जाते तो पूरी सैलरीज उनको देनी पड़ती, तो लायबिलिटी किसके पास हो जाती, वो जो अधिकारी है कि तुमने इसको बहाल कर दिया इसलिए इसको पूरी सैलरी देनी पड़ती। तो दे हैव सेड माय फादर बिफोर स्टार्टिंग द इंक्वायरी दैट कि मैं आपको टर्मिनेट ही करना पड़ेगा सर, ये ऊपर से आदेश है। अभिषेक लड़ाई जीत कर भी जीत नहीं पा रहा था, तब उसने एक बार फिर से जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट को जब ये पता चला तो हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए एसपी और आईजी को नोटिस जारी कर दिया कि अदालत के आदेश के बाद भी मिथिलेश की नौकरी बहाल न करने के लिए क्यों न दोनों अफसरों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने आईजी साहब को और एसपी साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया। बोला कि देयर इज अ कंटेम्प्ट कैरेक्टर यू हैव फॉलोड, आपने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया है, तो आपको सो कॉज नोटिस दिया जाता है कि वाई नॉट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू एंड यू शुड बी लायबल फॉर द पनिशमेंट। जैसे ही जबलपुर हाईकोर्ट के इस सख्त तेवर के बारे में पुलिस विभाग को पता चला, आनन फानन में सब कुछ बदल गया। इसी 4 अप्रैल को आखिरकार मिथिलेश पांडे की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए पूरे सम्मान और इज्जत के साथ पूरे 12 साल बाद आखिरकार उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल गई और इसी के साथ एक बेटे का वचन और प्रण दोनों पूरा हुआ। तो उन्होंने सर उसी के अवज में 2 तारीख का माननीय न्यायालय का आदेश था, तो 4 तारीख को सर पापा को उसी आदेश के बाद 4 तारीख को सर पापा की ज्वाइनिंग ले ली गई। जब एमपी पुलिस ने 4 अप्रैल को मिथिलेश पांडे को वापस बहाल किया
उस रात अभिषेक पांडे अपने घर से दूर जबलपुर में थे। रात को खबर मिलते ही वो फौरन गांव के लिए निकल पड़ते हैं। शहडोल से रवि शुक्ला के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। बेटे ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। पिता को उनकी वर्दी मिल चुकी थी। अब बेटे के सम्मान की बारी थी और इस सम्मान में पूरा गांव शामिल था। पर एक सवाल अब भी बना हुआ था। जिस कसम को पूरी करने के लिए अभिषेक वकील बना था, वो कसम तो पूरी हो गई। तो क्या अब अभिषेक अपने सपने की तरफ वापस लौटेगा? ये 5 अप्रैल की सुबह की वही तस्वीर है। घर वालों को भी पता था कि घर का वो बेटा घर लौट रहा है जिसने अपने पिता को उनकी वर्दी वापस दिलाने की कसम खाई थी। उसी लायक बेटे के लिए पूरा घर और मोहल्ला इस वक्त उसका इंतजार कर रहा है। मैं तो यही चाहूँगा कि हर लड़का ऐसा ही निकले, अपने माँ बाप की सेवा करे। और मैं बहुत खुश हूँ अपने अभिषेक पांडे से कि लड़का हो तो ऐसा हो कि उसने अपने पिताजी का मान सम्मान बढ़ाया और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। 12 साल बाद मिथिलेश पांडे फिर से पुलिस बन गए हैं। उन्हें उमरिया के थाने में पोस्टिंग मिली है। एक बार फिर से मिथिलेश पांडे के जिस्म पर उनकी पसंदीदा खाकी वर्दी आ गई है। हालांकि 12 सालों में बहुत कुछ बदला, तो मिथिलेश पांडे की वर्दी का साइज भी बदल गया। पुरानी वर्दी अब उन्हें फिट नहीं आ रही थी, लिहाजा नई वर्दी सिलाई गई है। सर ये वर्दी पापा ने पहना था सर 5 तारीख को पहना था। 4 तारीख का ऑर्डर था और वर्दी सर को कि इंस्टेंट में कैसे हो जाती। 12 साल बाद पूरी वर्दी छोटी हो गई थी। तो फिर वर्दी सर अब फिर पापा ने तुरंत सिलवाया 1 दिन के अंदर। पुरानी वर्दी थी थोड़ी सी, वो तो उसको ढीला ढाला करके अपना किया, अपना सिलाया विलाया। फिर 1 दिन बाद सर वो जगह यहाँ मत लेंगे सर। भावुक लम्हों के साथ आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।